हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 15 का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब ये तो बहुत कठिन लैंग्वेज है। लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन के विषय में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए यदि किसी को अवसर दिया जाएगा तो उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 16। क्या लिखा हुआ है इसमें? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्त से संबंधित विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर समान होंगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, धर्म के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है, यानी कि अवसर की समानता यहाँ पर लोक नियोजन के मामले में, लोक नियोजन में मतलब सरकारी नौकरी में समानता का अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। ये कहा गया। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन पर या पद के संबंध में, राज्य के अधीन, राज्य का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, यानी कि सरकारी नौकरी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली या स्टेट गवर्नमेंट वाली, कोई सी भी नौकरी होगी तो उसमें केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। सीधा सीधा लैंग्वेज में यहां पर यह बता दिया गया। लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, पॉइंट नंबर 3 में क्या कह दिया? पॉइंट नंबर 3 में कह दिया कि यदि राज्य चाहे तो वह ये कह सकता है कि वह उस राज्य के निवासियों के लिए नौकरी है, दूसरे राज्य के निवासियों के लिए ये नौकरी नहीं है। इस प्रकार से कह सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी। यानी कि संसद इस पे एक कानून बना सकता है। कौन सा कानून बना सकता है? कि राज्य चाहें तो अपने अपने स्तर पर अपने अपने निवासियों को नौकरी दें और किसी अन्य राज्य को जो है भले नौकरी ना दें, यानी कि उनके राज्य के लिए वो नौकरी के लिए स्थान सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से तो ये संशोधन कब हुआ था? देखो, ये संशोधन हुआ था, ये 7वां संशोधन था और ये 1956 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि जो किसी राज्य या संघ क्षेत्र में, संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य यानी स्टेट जो अलग से है ही सही, और संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या राज्य संघ के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित हो। यानी कि वो सीधा सीधा यहाँ पर यदि इस तरह से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो राज्य जो है इस प्रकार की नौकरी दे सकता है कि वह केवल उसी राज्य के लिए हो और वह अन्य राज्यों को उस नौकरी के लिए या उस पद के लिए अयोग्य मान दे। अयोग्य कह दे कि भैया आपको नौकरी नहीं देंगे, हमारे राज्य वालों को ही नौकरी देंगे। पॉइंट नंबर 3 सीधा सीधा ये समझाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यदि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए स्थान आरक्षित रखा जा सकता है उसकी उन्नति के लिए, ताकि वह भी जो है मुख्य धारा से जुड़ करके कार्य कर सके, समाज में उसका स्तर भी वैसा ही रहे जैसे दूसरे लोगों का स्तर है। तो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए यहाँ पर विशेष उपबंध दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 में इसमें व्यवस्था दी गई है। क्या व्यवस्था दी गई है? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात
यानी कि अनुच्छेद 16 में जो समता का अधिकार दिया गया, अवसर की समानता, यानी कि नौकरी वगैरह में सब में अवसर समान दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी प्रतिनिधित्व राज्य या राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि आरक्षण दिया जा सकता है उन व्यक्तियों को जो पिछड़े व्यक्ति हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को अवसर की समानता के अंतर्गत उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जा सकेगा। ऐसा कहता है पॉइंट नंबर 4। किनको? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन जातियों को। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4 अलग से जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 4 का ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 1995 में, और ये 77वां जो संशोधन है उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ दिया है इसमें? इसमें ये जोड़ दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं, यदि वे कहीं नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको पदोन्नति देने के लिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट जोड़ दिया गया है कि उनको यदि चाहें तो उनको, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पदोन्नत किया जा सकता है इस धारा के अंतर्गत, 4 का के अंतर्गत। तो 4 का क्या कहती है? इस अनुच्छेद की कोई बात, पूरा हम पढ़ लें तो थोड़ा अच्छा रहता है, कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए कि भैया वो कितने % लोग हैं, और उस आधार पर उनको भी जो है राज्य में नौकरी मिलना चाहिए। तो इस आधार पर राज्य के अधीन सेवाओं किसी वर्ग या वर्गों के पदों या पारिणामिक वरिष्ठता के साथ पदोन्नत के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि ऐसा कानून बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा। कैसा कानून? कि भैया जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको पदोन्नत किया जाए। किस आधार पर? वरिष्ठता के क्रम के आधार पर या उनके परिणाम के आधार पर किसी भी प्रकार से उनको पदोन्नत किया जा सके। ऐसा कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रहेगी संसद या राज्य। अब पॉइंट नंबर 4 खा क्या कहता है? ये कहता है बैकलॉग के बारे में बताता है। ये बैकलॉग क्या होता है? इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति है, अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति है, अब वो और आरक्षित वर्ग है, और आरक्षित वर्ग के अंतर्गत उसको नौकरी में आरक्षण दिया जाना है। अब आरक्षण दिए जाने में जिन जिन लोगों को, आरक्षित वर्गों को, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित पद हैं उनको भरना है, लेकिन वो पिछड़ी जाति के लोग मिले ही नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मिले ही नहीं, तो ऐसे पद जो है खाली रह जाएंगे। उनको सामान्य वर्ग से तो नहीं भरा जाएगा, अनारक्षित पद से तो नहीं भरा जा सकता। आरक्षित हैं तो खाली रह जाएंगे। अब खाली रह जाएंगे तो अगली बार उनको भरना रहेगा। जब उन पदों को अगली बार भरा जाएगा तब ऐसे समय में इन पदों के साथ में ही उन पदों को भरा जाएगा, और उन्हीं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ही उनको भरा जाएगा। उनको आरक्षण है तो आरक्षण के आधार पर उनको भरा जा सकता है। तो 4 खा भी इसमें जोड़ दिया गया है। 4 खा एक संशोधन के माध्यम से यहाँ इस संविधान में जोड़ दिया गया है। और ये संशोधन कब हुआ था? मैं आपको बता दूं कि ये संशोधन 2000 में हुआ है। सन 2000 में इसको संशोधित करके ये वाली बात इसमें जोड़ दी गई। कौन सी? कि जो पद आरक्षित वर्ग के लिए खाली हैं उन्हें आरक्षित वर्गों से ही भरा जाएगा, दूसरे किसी व्यक्ति से नहीं भरा जाएगा, अनारक्षित वर्ग से उनको नहीं भरा जाएगा। चाहे वो खाली हैं तो खाली पड़े रहें, जब भी नियुक्तियां होंगी तब बाद में उनको भर लिया जाएगा, लेकिन भरा उनसे ही जाएगा जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। तो पॉइंट नंबर 4 को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया। पॉइंट नंबर 4 खा को अब मैं पढ़ता हूं इसको, लेकिन पढ़ने में क्या होता है कि लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है
कि समझ से बाहर हो जाती है, लेकिन फिर भी किताब की लैंग्वेज है, एक बार पढ़ना भी आवश्यक है, हम उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष भरी जाने के लिए आरक्षित है। किसी उत्तरवर्ती वर्ष में, अब मतलब अगले साल में, उत्तरवर्ती वर्ष में या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्गों की रिक्तियां पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जानी हैं उस वर्ष की रिक्तियों की संख्या के कुल संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी यहां पर एक चीज और बता दी गई भारतीय संविधान में, इस अनुच्छेद 16 के पॉइंट नंबर 4 ख में क्या बता दिया गया? यह बता दिया गया कि आरक्षण कितना भी हो लेकिन वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, 50% से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं होगा, यह बता दिया गया। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है, पहले आप समझ लें, किताबी लैंग्वेज में अपन बाद में पढ़ते हैं। क्या कहता है ये पॉइंट? ये कहता है कि मान लेते हैं कि कोई विशेष पद है, विशेष पद का मतलब ये है कि कोई धार्मिक पद है। अब धार्मिक पद क्या होगा? मान लेते हैं कोई मंदिर है, अब मंदिर में पुजारी रखना है। अब पुजारी रखना है तो कौन से धर्म का पुजारी रखें? मुस्लिम धर्म का रखें कि हिंदू धर्म का रखें? ऐसे ही मान लेते हैं कोई मौलवी की नियुक्ति करना है, तो मौलवी मुसलमान होगा कि हिंदू होगा? अब इसमें थोड़ी सी बात यह आ जाती है ना कि यदि ये कह दिया जाए कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मंदिर में यदि कोई पुजारी रखना है तो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को रखा जा सकता है। फिर तो अब फिर यहाँ पे ये कह नहीं सकते कि भैया नहीं, हिंदू धर्म का व्यक्ति ही पुजारी बन सकता है या मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को ही मौलवी बनाया जाएगा, ऐसा कहा ही नहीं जा सकेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर यानी कि अनुच्छेद 16 के पॉइंट नंबर 5 में ये व्यवस्था कर दी गई है कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक पद को धारण करता है तो फिर वो धर्म के आधार पर ही उसकी नियुक्ति की जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिख दिया गया। क्या लिखा है कि अब अपन पढ़ लेते हैं इसको, तो अब समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि ऐसे कानून पर कोई उस पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जो यह उपबंध करती है, क्या उपबंध करती है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित, फिर से पढ़ रहा हूं मैं इस लाइन को, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित, यानी कि धार्मिक कार्यक्रम हो या सांप्रदायिक कार्यक्रम हो, तो उससे संबंधित कोई भी बात हो, उससे संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो, इसको ये बात रखने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि ऐसा किया जा सकता है, कैसा कि यदि कोई धार्मिक संस्था है, सांप्रदायिक संस्था है, तो उसका पदभार ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो उस धर्म से रिलेटेड है। यहां पर सीधा सीधा यहां पर ये बता दिया। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी नहीं, आज हमने अध्ययन किया भारतीय दंड संहिता, आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 17 का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां से भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो के साथ साथ ही अगला वीडियो भारतीय संविधान का यानी कि 17 अनुच्छेद वाला यहां से आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।